एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल में जो चर्चा करने जा रहे हैं वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा घोषित एक नोटिफिकेशन को लेकर के है। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा डीएलएड की होने वाली परीक्षाओं के लिए इन्होंने कैलेंडर जारी किया था, उसके बारे में मेरा परिचय दिया हुआ है। आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बात का जिक्र किया था, यानी कि उन्होंने 2023-25 में नामांकन के लिए कैलेंडर जारी कर दिया था और उस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना यह वादा पूरा करते हुए कि आपके लिए यह डीएलएड का सत्र 2023-25 की जो नोटिफिकेशन आई है वह आपके लिए उपयोगी है। मेरे अनुसार यह जो नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिया है बहुत ही अच्छा है, विशेष करके समय को लेकर कि 2023 सेशन का नाम दिया गया है, परंतु 2023 में रिजल्ट आने अभी बाकी है और इंटर के रिजल्ट आने बाकी है। और वैसे छात्र छात्रा जो 22 तक इंटरमीडिएट या उससे इक्विवेलेंट जो भी डिग्री उन्होंने पास कर ली हुई है उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा, उनके समय का सदुपयोग होगा और सेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा आए दिन जब कभी भी एडमिशन होता है तो यह प्रॉब्लम होती है कि इस सत्र के पास आउट हैं, इस सत्र में हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। ये समस्या को लेकर हर सत्र में यह समस्या आती है। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए अब समस्या नहीं होगी, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट रूप से आपके 2023 में इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट जो शैक्षिक रिजल्ट आने वाले हैं उसके पहले ही इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। अर्थात 2023 में पास होने वाले इंटरमीडिएट छात्र या इक्विवेलेंट छात्र जिन्होंने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट की परीक्षा पास की है वे लोग इस डीएलएड शिक्षक बनने की पात्रता के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। अर्थात 2022 या उसके पहले पास वाले जितने अभ्यर्थी होंगे उन सबों के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो 2022-24 में फॉर्म अप्लाई करने से वंचित रह गए थे। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने जैसा कि कैलेंडर जारी किया था कि 23-25 की घोषणा होगी और उन्होंने घोषणा करके अपना नोटिफिकेशन देते हुए अपने कार्य पर अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दी है। चलिए आज इस पर हम लोग बृहद चर्चा करेंगे, जिसमें कि इसकी सारी जो योग्यताएं, दक्षताएं, प्रक्रियाएं सभी को हम लोग इसमें ध्यान से सुनेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कोशिश करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपके एडमिशन के आखिरी दिन तक का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। साथ ही साथ डीएलएड में जो कक्षाएं होंगी, पढ़ाई होंगी, परीक्षा होंगी, उसमें भी हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। आप लोगों के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके डीएलएड के साथ साथ सीटीईटी की परीक्षा में भी जहां तक हो सके मैं आपका सहयोग कर सकूं। चलिए मित्रों, अभ्यर्थियों, जहां तक हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा कि अपने तरफ से बेहतर प्रयास करूं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने में। अब समय को बिना देर किए आगे बढ़ता हूं कि आज की जो भी नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको सूचना देता हूं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अर्थात डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना है, जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिहार शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना ने यह एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में आप देख रहे हैं, पढ़ करके समझ सकते हैं। इसके लिए जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 25/1/2023 से लेकर के 28/2/2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर जाकर जो वेबसाइट है इसका, उसके द्वारा आप इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे।
प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति के द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। आज की यह जो नोटिफिकेशन है यह इसका परिचय था कि यह नामांकन कैसे होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता अर्थात आपने कितनी पढ़ाई की हुई है और कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उस पर पॉइंट निर्देशित किया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होंगी। तो पहला है कि उच्च माध्यमिक अर्थात +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 अंक के साथ आप उत्तीर्ण किए हों। दूसरी जो आपके लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है कि सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 5% की छूट दी गई है। अर्थात आपको इसमें यदि 50% अंक नहीं है तो 5% अंक की छूट दी जाएगी, अर्थात 45% अंक के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी आरक्षित कोटि एवं ध्यान रखा जाएगा, यहाँ विशेष बात जो कही जा रही है, सभी आरक्षण कोटि की बात यहाँ पर हो रही है, जिस पर कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह है कि सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग, यहाँ आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग की बात स्पेशली कही जा रही है, जिन्हें 5% का छूट दिया जाएगा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। यहाँ दूसरी एक और सूचना दी जा रही है कि 2023 में इंटरमीडिएट की परीक्षा जो लोग अपीयर होंगे उन्हें भी मौका मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है और खुशखबरी की बात है। 2023 में जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा अर्थात 2023 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा में 50% अंक के साथ अभ्यर्थियों को 5% की जो छूट है वह भी दी जाएगी, जैसे कि ऊपर में दी गई है। अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। उसके बाद जो आगे का पॉइंट दिया गया है वह यह है, चौथा पॉइंट, कि निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के इस पत्रांक दिनांक के आधार पर 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि किन लोगों को इसमें नहीं मिल सकेगा। वैसे अभ्यर्थी, आलोक यहाँ दिया गया 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक और ITI व अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के योग्य नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के द्वारा इंटर 10+2 अथवा फोकनिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, ये आपके पास 5 योग्यता बताई गई है। इन 5 योग्यता में से कोई भी योग्यता यदि आपके पास है तो आप डीएलएड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड के लिए जो घोषणा की गई है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, यानी कि आपके लिए जो कंडीशन है वह उम्र संबंधी अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष रखी गई है। 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष होगी, जिनका 17+ होगा 1 जनवरी 2023। इसका ध्यान रखेंगे मित्रों, बंधुओं, अभ्यर्थियों की आपकी उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 को 17 से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस कैसे होंगे उस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है।
एडमिशन प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो प्रवेश प्रक्रिया में है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर, अर्थात डीएलएड जो ऑनलाइन परीक्षा लेगी उसके आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अर्थात डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार तथा सरकार द्वारा उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों के द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता को दृष्टिकोण में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत रूप में अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आमंत्रित किए जाएंगे। अर्थात ऑनलाइन परीक्षा जब आप देते हैं तो उसके आधार पर जब आपका स्कोर कार्ड जारी होता है तो उसके आधार पर आपका एडमिशन हो सकेगा। आप अप्लाई करेंगे जैसा कि आपका स्कोर कार्ड में अंक आएगा उसके आधार पर। अब बात आती है कि इसको स्कोर कार्ड का यानी कि आपके क्वालिफाइंग का कैसे क्या कंडीशन है, वह पॉइंट नंबर 4 है। न्यूनतम अहरक अंक अर्थात मिनिमम क्वालिफाइंग अंक क्या होगा। इस पर ज़्यादातर बच्चे दुविधा में रहते हैं कि सर मेरा परीक्षा ऐसा गया वैसा गया और मैं कितने नंबर ला करके पास कर सकता हूं, तो उसको बिहार विद्यालय परीक्षा ने स्पष्ट किया है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अहरक अंक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 30% निर्धारित किया गया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ स्पष्ट कर दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कि जो आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी नहीं हैं उनके लिए 35% तथा आरक्षण कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। इसका आप लोग विशेष ध्यान देंगे बच्चों, अभ्यर्थियों जो कि इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। आरक्षण यहाँ जो बताया गया है, आरक्षण की जो कैटेगरी है उस पर ध्यान दीजिएगा। डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में अनुसूचित जाति अर्थात एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़े वर्ग के महिलाओं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों ईडब्ल्यूएस के पक्ष में क्रमशः 16%, 1%, 1%, 12%, 18%, 3% एवं 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार के अधिसूचना शासन आदेशानुसार दिए गए हैं। इन्हें वर्टिकल रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा गया है तथा सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% की आरक्षण निर्धारित की गई है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन पोता पोती अभ्यर्थियों के लिए 2% की आरक्षण रखी गई है। बिहार राज्य के सेवानिवृत्त या सेवारत दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए आश्रित पुत्र पुत्रियों और विवाहित पुत्रियों के लिए 5% आरक्षण रखी गई है। यहाँ पर 2 तरह के आरक्षण को कैटेगराइज कर दिया गया है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। एक कहा गया है ऊर्ध्वाधर आरक्षण जिसे कि वर्टिकल रिजर्वेशन कहा गया और दूसरा है क्षैतिज आरक्षण जिसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा गया है। तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में वैसे लोगों को रखा गया है जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए आरक्षण का लाभ लेते हैं और क्षैतिज आरक्षण में उन अभ्यर्थियों को रखा गया है जिनके घर में पहले से वैसी सेवाओं में कहीं न कहीं से आते हैं जिन्हें सरकार आरक्षण देती है, उन्हें क्षैतिज आरक्षण की कैटेगरी में रखा गया है। इसके आगे बात यह है कि उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित किए गए हैं। उर्दू के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि उर्दू विषय में अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित किए गए हैं, आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने 10+2 की परीक्षा में उत्तीर्णांक उर्दू विषय के साथ में हासिल की है। अर्थात इंटर में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटर में उर्दू विषय लेकर के पढ़ा है उन्हें यह 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ध्यान रखेंगे मित्रों, अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों
कि आप लाभ उर्दू का तभी ले सकेंगे जब आपने इंटर में उर्दू विषय लेकर के पढ़ा हुआ है, तभी आपको यह आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला और वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। यह एक और नई बात है महाविद्यालयों के लिए, यह ध्यान देने योग्य बात है कि 50% जो सीट होंगे, जितना भी उस महाविद्यालय को मिला है उसमें से 50% सीट उनकी विज्ञान के छात्रों से भरे जाएंगे तथा 50% जो सीट होगी यानी आधी सीट जो होगी वह कला अथवा वाणिज्य दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, उनके द्वारा यह सीट भरी जाएगी। यह उस महाविद्यालय को ध्यान में रखना है। छठा है आवेदन भरने की जो तिथि है वह आपको ऊपर में भी बताई गई थी, फिर से आपको बताना चाहते हैं कि आवेदन करने की तिथि जो है वह निर्धारित की गई है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क संबंधी जो जानकारी है वह आप देख सकते हैं। यह 25/1/2023 से शुरू होगी और 8/2/2023 तक आपके आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। अब है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क संबंधी जो मुख्य बात यह है कि सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े जिसे EWS भी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके जो छात्र छात्रा होंगे इन्हें 960 रुपये का आवेदन शुल्क देना है तथा जो SC ST तथा दिव्यांग छात्र होंगे उन्हें 760 अर्थात 760 रुपये का आवेदन शुल्क दिया गया है। प्रवेश परीक्षा की जो प्रक्रिया है वह CBT पैटर्न पर होगी अर्थात ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें यह परीक्षा 125 प्रश्नों के होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक होंगे अर्थात मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। 125 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं और 125 प्रश्न रहेंगे। अब आगे आपकी बात आती है नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन पर मैं अलग से आपको रिपोर्ट दूंगा क्योंकि इसमें आप इतनी सारी बातों को एक साथ नहीं समझ सकते हैं। वह परीक्षा होने के बाद की प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट निकलने के समय यह निर्धारित किया जाता है कि आपका रिजल्ट कैसे आता है और कैसे आप क्वालिफाई करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रवेश परीक्षा की जो अवधि होगी वह 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे की होगी। ध्यान देंगे मित्रों, अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों की जो यह परीक्षा होगी, प्रश्न रहेंगे 120 तथा परीक्षा की जो समय होगी वह होगी 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे की यह परीक्षा होगी। अब बात आगे निकल के आती है कि परीक्षा के विषय कौन कौन से होंगे, तो उसको भी मैं एक अलग वीडियो से बताऊंगा, विशेष व्याख्या करके, एक्सप्लेन करके, एग्जाम्पल के साथ, पढ़ाई की तरह। परंतु अभी यहाँ पर आपके पास जो विषय है उसे मैं बता देता हूँ। यहाँ प्रश्न है कि सामान्य हिंदी या उर्दू के जो छात्र होंगे उनके लिए 25 प्रश्न होंगे 25 अंक के। दूसरा में है कि गणित 2 नंबर में है गणित के लिए 25 प्रश्नों की संख्या होंगी 25 अंक के लिए। विज्ञान अर्थात साइंस में 20 अंक होंगे और 20 प्रश्न होंगे। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ में 20 प्रश्न होंगे और 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे। उसी तरह आगे है सामान्य अंग्रेजी, वह भी 20 अंक होंगे, 20 प्रश्न होंगे, यानी कि एक अंक जो होगा आपका वह एक प्रश्न 1 अंक का होगा। अंग्रेजी भी 20 प्रश्न 20 अंक हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता अर्थात लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 10 नंबर अर्थात 10 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ समय दिया जा रहा, जो प्रश्नों की संख्या होगी 120 और निर्धारित अंक भी होंगे 120 अर्थात एक प्रश्न 1 अंक के होंगे और कुल मिलाकर 120 प्रश्नों की संख्या होगी तथा 120 अंक होंगे आपके। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि जो है, अब उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि DLED द्वारा यह जो संयुक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है इसकी परीक्षा कैसे ली जाएगी, इस पर हम लोग थोड़ा आपको व्याख्या कर दें जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब DLED की परीक्षा के लिए फार्म आप भरने जाते हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर जाएंगे, जहां से आपको इसके भरने की पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे आपको पता चलेगी। इस लिंक पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी विहित पत्र, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जाति, कोटि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल
आईडी तथा अस्थायी पता एवं पात्रता पत्राचार का पता, विवरण, शुद्ध पत्र वगैरह अपलोड करेंगे। उसके बाद परीक्षा आवेदन जो है कि आप पोर्टल पर भरेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो पोर्टल है उस पर आप भरेंगे। इस तरीके से जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसमें मुख्य बात ध्यान यह देना है कि पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, फिर आपका फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ देखिए समिति ने स्पष्ट किया है कि पहले आपकी पंजीकरण होगी, उसके बाद फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने में जब रजिस्ट्रेशन होता रहता है, उस प्रक्रिया में आप ध्यान देंगे कि आप फाइनल सबमिट ना मारें। यदि फाइनल सबमिट मार दिया जाता है तो दोबारा आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म फिलअप करते समय आपको दोबारा इस पर सबमिट करने से पहले सारी बातों को समझ ले, तब जाकर के फाइनल सबमिट मारेंगे। पंजीकृत पर्ची की प्राप्ति, क्या कहा गया है कि भुगतान सफल होने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फीस सबमिट हो जाएगा और जब आपकी आगे की प्रक्रिया फॉर्म फिलअप होने के आखिरी तक जब पहुंचते हैं तो रजिस्ट्रेशन, उसके पहले रजिस्ट्रेशन की पंजी की प्राप्ति अर्थात भुगतान सफल होने के बाद पंजीकृत पर्ची रजिस्टर्ड स्लिप आपको क्रिएट होता है, जनरेट होता है, जो आपको मिल जाता है। प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप बटन पर क्लिक करके पंजीकृत रजिस्ट्रेशन आप प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र भरना प्राप्त करें। ध्यान देंगे मित्रों, बंधुओं, शिक्षार्थियों, यहाँ कहा गया है कि पहले रजिस्ट्रेशन आपका फाइनल होगा, उससे पहले आपका फ़ी क्लियर होगा, फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, तब जाकर के फॉर्म फिलअप भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान से भरेंगे, सावधानी से भरेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म बेकार चला जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होता है, फिर आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। आवेदन पत्र भरने के समय आपको कुछ और बातें विशेष करके ध्यान देनी होंगी इसमें कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो आपको फ़ोटो वहीं पर सबमिट करना है, फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि आप कैफ़े से अप्लाई करेंगे उनके द्वारा इसको भरा जाएगा। और जो विशेष यहाँ पर ध्यान देने की बात है वह खास करके कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे जिसे आपको अपलोड करना है। ध्यान दें, यह श्रेणी संख्या 13 नंबर में बताया गया है, सीरियल संख्या 13 में है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है। आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, तो मैट्रिक का अर्थात 10th का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र करेंगे, जिसमें आपके जन्म तिथि स्पष्ट दी गई रहेगी, उसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो है वह जमा करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी को यदि आप बिलोंग करते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं, तो उसे भी आपको जमा करना है। SC ST OBC EWS जिसका भी आप आरक्षण दावा करते हैं उस जगह पर आपको करना है। आरक्षण का दावा करने आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यहाँ विशेष करके ध्यान देने की बात है, वैसे महिलाएं, जो फीमेल कैंडिडेट आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए विशेष बात है कि वे अपनी जाति प्रमाण पत्र अपने मायके से अर्थात पिताजी के घर से बनवाएंगे, न कि पति के घर से उनका आरक्षण का यह सर्टिफिकेट बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। कई बार जो महिला अभ्यर्थी होते हैं, फीमेल कैंडिडेट, इस बात में गलती हो जाती है उनसे और कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कर दिया है कि आपको जो अपना आरक्षण का लाभ यदि लेना है तो उसके लिए आप आरक्षण का जो प्रमाण पत्र होगा वह आप अपने मायके से बनवाएंगे, अर्थात अपने पिताजी के घर से बनवाएंगे, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े अर्थात EWS वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें भी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जहां से निर्गत होता है सही प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यह ध्यान रखेंगे कि जितने भी आरक्षण के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी हैं उन सबों को अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, तभी जाकर के आप इसका लाभ ले सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से होगी, वो तो आपने देख ही लिया है। रजिस्ट्रेशन से पहले आपकी फॉर्म फिलअप होगी, परीक्षा शुल्क भुगतान होगी, अन्यथा आपका आगे की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। इस तरीके से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर आप ऑनलाइन
सारा कुछ आवेदन करने के बाद आगे की प्रक्रिया जो थोड़ी बच जाती है उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ध्यान देंगे मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, केवल घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ कई बार बच्चे जब उन्हें सिग्नेचर करना होता है तो कैपिटल लेटर में कर देते हैं, जिसका कि यहाँ पर समिति ने स्पष्ट चर्चा किया है कि आपको जो करना है वह कहाँ होगा, जो सिग्नेचर आप करेंगे वह कैपिटल लेटर में नहीं होकर के एक रनिंग राइटिंग में होगा, जिसमें कैपिटल स्मॉल मिला करके लिखी जाती है। इसी प्रकार है कि नेक्स्ट है, उक्त दोनों परीक्षा में संबंधित किसी प्रकार की विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय पटना के द्वारा ही इसका समाधान हो सकेगा। अगला पॉइंट है, 20वां पॉइंट है कि इस परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किए जा सकेंगे। यदि आपको किसी तरीके का कंप्लेन करना है तो वह प्रक्रिया जो आप करेंगे कानून के तहत वह कहा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन के तिथि से 30 दिन तक ही मान्य होगा। यदि उसके बाद यदि आप कोई कंप्लेन करते हैं परीक्षा संबंधित तो वह मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट है 21वां है कि आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। अर्थात कृपया करके आप किसी भी परिस्थिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को गलत सूचना नहीं देंगे, अन्यथा आपकी पात्रता, आपकी अभ्यर्थता समाप्त हो सकती है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपको नोटिस दिया है। साथ ही साथ एक और अच्छी खबर है सीरियल नंबर 22 में कि उक्त परीक्षा संबंधित किसी प्रकार की यदि आपको समस्या है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कि आप डायरेक्ट बात करके आप इसकी जानकारी उनसे ले सकते हैं। साथ ही साथ अपना ईमेल आईडी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आप विद्यार्थियों के हित में जारी किया है। आप इसके मार्फत से भी इनके माध्यम से भी संपर्क करके अपनी सूचना, अपनी शिकायत, अपने जो आपका प्रॉब्लम है उसे आप रख करके उनसे बात कर सकते हैं। और सबसे आखिरी बात यहाँ कही गई है, परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार का दावा नहीं किया जाएगा। अर्थात परीक्षा फल जब रिजल्ट निकल जाता है तब आप किसी प्रकार का दावा करते हैं कि आप इसके रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो वह मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2023-25 संबंधित डीएलएड के नामांकन को लेकर जो भी नोटिफिकेशन था उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, यदि हमारा यह प्रयास, यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं हमेशा आपके सहयोग में आपके साथ खड़ा रहूं। आपकी तैयारी में भी जहां तक हो सकेगा सहयोग करूंगा और साथ ही साथ डीएलएड की कोर्स में पढ़ाई में, साथ ही साथ सीटीईटी की तैयारी में सदा आपके साथ यह एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल खड़ा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। आगे के जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी, जिसका मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा और जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें और एक डीएलएड के अच्छे शिक्षक बन करके बाहर निकले। तब तक ले जय हिंद, जय